नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस प्रोग्राम में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं 8 नवंबर का करंट अफेयर देखूंगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के एक लिंक दे रखा होगा, ठीक है। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जाके, क्योंकि जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप उसमें पा सकते हैं। और भी नए नए जो अपडेट होते हैं उस चैनल पे आते रहते हैं। कुछ कुछ करंट अफेयर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप उस पर कर सकते हैं, ओके। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये क्या है सर? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया है। इस सब केस, आप केस का नाम नोट कर सकते हैं। मिहिर राजेश शाह का केस था, ठीक है। मतलब आप इतना लिख सकते हैं 2025, लगभग ऐसे ही मान लिया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर कि जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, ये फंडामेंटल राइट है आपका अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1, ठीक है। इसके तहत आपका क्या है, मूल अधिकार है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी आपके एमसीक्यू प्रैक्ट जब आप एमसीक्यू का सॉल्व करते हो या फिर जो यूपीएससी के पेपर देने जाओगे या कुछ भी, अगर उसमें ये लिख दिया अंडर आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 22 वाला सेफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट करके जो इसका प्रोविज़न है ना, आप देख सकते हो। तो उस तरीके से उसी में इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप इसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आपको जो गिरफ्तार पुलिस कर रही है उसका ग्राउंड क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और चाहे किसी भी ऑफेंसेस में हो, किसी भी, इट अप्लाइज, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग दोज आर अंडर बीएनएस, ओके। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ये क्या है आप जानते हैं, इसको बीएनएस कहते हैं। और जो अर्सवाल जो पहले, इसके पहले नहीं था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, अब इसी को बीएनएस 2023 का नया कोड आ चुका है ना, आप देखे होंगे। तो ये भारतीय न्याय संहिता है। पहले भारतीय दंड संहिता, पहले वाला तो दंड देने का काम करता था, अब न्याय देने का काम करता है। तो ये जो मेन इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीज़ें कही जो मैं आपको बताऊं। इसके साथ मान लीजिए कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस, मान लीजिए, अच्छा, ये जो है ना फंडामेंटल राइट, ये चाहे यूएपीए हो या फिर पीएमएलए, ठीक है, इनमें भी ये चीज़ लागू होगा। आपको बताना पड़ेगा, अगर यूएपीए के तहत आप अगर गिरफ्तार किए हो, या पीएमएलए, यूएपीए आतंकवादी, जो आतंकवादियों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो हवाला पैसा इधर उधर जो काम, पैसा का जो हेरा फेरी वाला काम होता है, टेरर फाइनेंसिंग वाला जो काम होता है, पीएमएलए और यूएपीए दोनों के तहत केस हो जाता है उसमें, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको करना होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, इसके साथ कुछ प्रोसीडिंग्स बताई हैं। गिरफ्तार करने के भीतर के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको बताना होगा बिफोर प्रेजेंटिंग द मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो मजिस्ट्रेट, आपको पता है किसी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना होता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना होगा 24 आवर्स के भीतर में। तो यह 2 आवर्स जो ये लिखा हुआ है, ये आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा गिरफ्तार करने वाले को क्यों गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होना चाहिए, चाहे आप राइटिंग में दें या मुंह से बोलने वाला। ये नहीं कि आप इंग्लिश में बोल दें और गांव का किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया हो, बेचारा इंग्लिश ना समझ पाया हो और उसको आप कह दिए कि मैंने आपको तो ग्राउंड बता दिया सर। तो ये नहीं होना चाहिए। 2 घंटे के अंदर आप उसे बताएंगे, और जो लैंग्वेज में वो समझ सके उस लैंग्वेज में आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये मेनली ये केस था जो कि मिहिर राजेश शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था, ओके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था
तो मुझे लगा इसको आपको बताना चाहिए। ओके, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सर ये क्या चीज़ है? देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मेनली क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को या किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को एक पीरियोडिकली, मतलब एक समय के जैसे हर महीने आप दे रहे हो, ठीक है, पीरियोडिकली होना चाहिए वो चीज़, अनकंडीशनल होना चाहिए, उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। कैश ट्रांसफ़र टू ऑल सिटीजन्स, सभी को, टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है, पीरियोडिकली होना चाहिए, अनकंडीशनल, और सभी देश के सभी नागरिकों को, ठीक है, ऑल सिटीजन्स होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ, ये मत ध्यान दो कि उसकी इनकम कितनी, इससे नहीं मतलब है, चाहे जितनी इनकम हो सबको दोगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक बेसिक इनकम है जो गवर्नमेंट को देना ही देना है। ओके, चाहे उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कुछ भी हो, कुछ भी, सिर्फ दो चीज़ में नहीं होना चाहिए, पीरियोडिकली दे और अनकंडीशनल दे, बस। किसको? सभी को। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो आजकल डिमांड चल रही थी कि क्या सर गवर्नमेंट को एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है, तो रेट ऑफ वेलफेयर स्ट्रक्चर एक तरीके से, जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम सेंट्रल में होना चाहिए, जो कि भारत के सभी नागरिकों को देना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है? आप कितना दोगे महीने में? 150 करोड़ की लगभग आबादी है आपकी, ठीक है, इतना पैसा आप कहाँ दे पाओगे? एक एक रुपये भी दे रहे हो तब भी आप 150 करोड़ खर्च कर रहे हो हर महीने, ठीक है, तो आप समझ जाइए। तो मेरी फीचर्स क्या है इसकी, मैं UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम के मैं फीचर्स बता दे रहा हूँ, जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्सलिटी इसका है, मतलब इट कवर्स ऑल सिटीजन्स, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और मीन्स टेस्टिंग, ठीक है, मतलब कि ये मत देखो कैसे दे रहे हो, कोई किस आधार पे दे रहे हो या फिर भेदभाव करके, नहीं, सबको दे रहे हो। इसकी यूनिवर्सलिटी होती है, अनकंडीशनलिटी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, विदाउट किसी कंडीशन के, डायरेक्ट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है, ठीक है, TTM, डायरेक्ट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है, आधार लिंक्ड कोई DBT कोई अकाउंट होगा जिसमें आप पैसा इनको दे दोगे। ये राइट बेस्ड है, ठीक है, ये राइट बेस्ड डिजाइन है, मतलब आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, चैरिटी कोई नहीं कर रहे हो, आप कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हो, ये उनका हक है, उनका राइट है, तो आप दे रहे हो, ठीक है। और क्यों ज़रूरत है भारत में आपको पता ही है, इसका रीज़न क्या है, नीड्स आपको बताओ, तो रीज़न आपको इतना बताने की क्या ज़रूरत है, इतना समझदार रही है। आपको पता है गिनी इंडेक्स में भारत कितना पीछे है, ठीक है, गिनी इंडेक्स नहीं होता, गिनी इंडेक्स इनइक्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में कहा यह जाता है सर कि जो टॉप 10% है वो 77% का नेशनल वेल्थ जो है इन्हीं के पास है, टॉप 10% के पास भारत का 77% नेशनल वेल्थ, ठीक है। भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, आपको पता है 8.4% की GDP के साथ ग्रोथ हुआ था 2023-24 में, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देयर इज ए वेरी शार्प डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, इसमें अंतर है। आपको बता दूं, जैसे एक होती है, कुछ लोग, भारत सरकार क्या कह रही है कि V शेप की रिकवरी है, पहले कोरोना के बाद नहीं, कैसे हमारी गिरती चली जा रही थी, आप ये कह सकते हो कि जैसे ये है, इसे गिरती चली जा रही थी, अब ये V शेप की ये रिकवरी हो रही थी, V शेप बन रहा ना, किसी निगेटिव में चली गई थी, ये पॉजिटिव, ठीक है, अब ये, ठीक है, हाँ, ये पॉजिटिव में चली गई इस तरीके से। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, के सेव रिकवरी है, मतलब क्या, कुछ लोग ये जो ये जा रहा है, ये कुछ, ये 10% समझ लो हैं, बाकी 90% ऐसे ही अभी भी वो गिर ही रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए के सेव रिकवरी है ये। तो के सेव रिकवरी भारत में मानी जाती है, के सेव रिकवरी, के सेव,
ठीक है। तो कुछ कारण हैं, ये सब कारण हैं जो कि भारत में देना चाहिए, क्या, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पुडुचेरीज इनोवेटिव ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। ये सर क्या है, हुआ क्या कि एक आईएफएस अधिकारी थी वहाँ पे पुडुचेरी में। ओके, तो उन्होंने एक इनोवेटिव काम किया। आईएफएस अधिकारी थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। उनका नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, आईएफएस अफसर डॉक्टर पी अरुल राजन, ठीक है। इन्होंने एक ऐसा मिश्रण, ऐसा काम किया है, तीन चीज़ को कंबाइन किया है, तीन चीज़ को कंबाइन किया है, साइंस को, ठीक है, साइंस को, स्पिरिचुअलिटी को और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इन तीनों को मिला के टारगेट रखा है क्या, पुडुचेरी में 24% तक ग्रीनरी कवर कर देंगे 2030 तक। सर इस समय कितना है, सॉरी ऐसे होना चाहिए, इस समय कितना है 12.57%, ठीक है। और इन्होंने किया क्या, डॉक्टर, ये केस स्टडी आप लिख सकते हो, जो आईएएस अधिकारी ये रोल मॉडल का काम करते हैं, ठीक है, लीडरशिप में। तो आईएफएस लिखा है डॉक्टर पी अरुल राजन, इसका नाम है। इन्होंने क्या चीज़ें किया है, कि इनिशिएटिव इन्होंने क्या लिए हैं, पहला इन्होंने बोला एक स्पिरिचुअल वैन इनिशिएटिव चलाया, ठीक है। इसके हिसाब से लोगों को बोला कि आपका इंडिविजुअल, मान लीजिए ये इंडिविजुअल है, ठीक है, ए है, इनसे कहा कि आपकी जो ग्रह है, उन्हें प्लेनेट नहीं कहते, ग्रह, ग्रह नक्षत्र आप सुनते होंगे, प्लेनेट, राशि आपकी क्या है, जो राशि का नाम नहीं होता सबके, राशि का नाम होता है, जैसे आपका वृश्चिक है, कन्या राशि है, ये सब, ठीक है। तो राशि के साथ साथ सर एक तीसरा क्या है, नक्षत्र, कौन से नक्षत्र आपका पैदा हुए थे, जैसे रोहिणी नक्षत्र एक होता है ऐसे। तो इसके नाम पे आप 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है, 3 पेड़ लगाएंगे। ओके, इसके साथ साथ अम्मा वनम योजना इन्होंने लेके आया, अम्मा वनम योजना, ठीक है। तो एक कम्युनिटी प्लांटेशन ड्राइव लाया इन्होंने, कम्युनिटी प्लांटेशन ड्राइव, लगभग 1.08, लगभग 1 लाख इन्होंने ट्रीज लगवाया मनरेगा के वर्कर से, मनरेगा वर्कर के थ्रू, ठीक है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प मदद लेके और स्टूडेंट का मदद लेके, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्रीन गवर्नेंस, इंटीग्रेटेड ग्रीन गवर्नेंस, इन्होंने कंबाइन किया, कंबाइंस साइंटिफिक प्लानिंग, लोकल गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर सस्टेनेबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये मेनली केस था, मैंने आपको बता दिया, पुडुचेरी का इनोवेटिव ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसके लिए, आईएफएस डॉक्टर पी अरुल राजन, ठीक है। उनकी एक ये देन मानी जाती है, उनकी इसलिए बहुत तारीफ हो रही थी। मैंने आपको बता दिया, इन्होंने 3 चीज़ को एक साथ जोड़ा, साइंस को, स्पिरिचुअलिटी को और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को। सॉरी अभी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो उसी से ऐसा हो गया। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, सर ये क्या चीज़ है, आपको मैंने अभी इसके पहले बताया था कि वर्ल्ड सोशल डेवलपमेंट समिट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, कतर में, सेकंड हो रहा था, ओके। दूसरा, पहला कब हुआ था, 1995 में, कहाँ पे, कोपेनहेगन में, ठीक है, कोपेनहेगन, वहाँ की राजधानी ना डेनमार्क, ये वहीं पे हो रहा था। और क्या, कौन सा समिट का नाम क्या था, सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट,
कौन होस्ट कर रहा था इसको? कतर में, अभी कुछ दिन पहले हो रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब लोगों ने मिलके एक बोला कि कैसे हम मेनली क्या करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पावर्टी इरेडिकेशन के लिए, ठीक है। तो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एक आया जो कि सभी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, रीअफर्म किया गया कमिटमेंट क्या, इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, ठीक है। प्रमोट डिसेंट वर्क, एंश्योर सोशल इंक्लूजन, ओके। और इन्हीं तीन जो ये तीन पिलर्स हैं, इन्हीं तीन पिलर्स पे को इंटीग्रेट करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लार्जर गोल हमारा सर ये रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। और ये इसी के लिए आपको पता है इसके पहले कोपेनहेगन में जो हुआ था पहला वाला 1995 में, तो उसी का एक कंटिन्यूएशन है ये, कंटिन्यूम कहते हैं ना, कंटिन्यूम, हाँ कंटिन्यूएशन कह दीजिए चुपचाप, जो सबसे आसान है बोलने के लिए, तो कंटिन्यूएशन है। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अगर आपसे सवाल में आ जाएगा तो ये मैं जो लिख के बता रहा हूँ ये मेंस के लिए हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये मेंस में लिखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ऐसे भी दोहा पॉलिटिकल जो डिक्लेरेशन है आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि सर क्या है, किस लिए है, ठीक है, इसका मेन फीचर क्या है। आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। इथोपिया आपको पता है एक साउथ अफ्रीका का, सॉरी अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है, अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है। इन्होंने क्या किया है, जो भारत सरकार की एक योजना थी, दीन दयाल योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने ये डे NRLM है इसको अपने देश में एक एज ए पॉलिसी एडॉप्शन किया है, तो इथोपिया, ओके, ये याद रखिएगा। आपको इसके बारे में बता देता हूँ, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कि किस फ्लैगशिप क्या होता है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूँ। मतलब इस इनिशिएटिव का एक लार्जर गोल होता है, हो सकता है इन्हीं इनिशिएटिव के तहत एक छोटा छोटा कोई स्कीम ले आया जाए, ठीक है, भविष्य में। तो एक फ्लैगशिप है, मतलब ये अगर आ गया तो आप समझ जाएंगे किस लिए है। अब इसके अंडर में कोई हो सकता है नया स्कीम आ जाए, टारगेटेड किसी चीज़ पे काम करे, हो सकता है कोई पानी देने का काम करे, कोई खाना देने का काम करे, कोई नौकरी देने का काम करे, कोई घर देने का काम करे, वो अलग अलग हो सकता है, ओके। तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है क्या, DRNRLM, किसके अंडर में काम करता है, मैं तो रफ कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा इधर उधर हो गया, हाँ फिर से, ठीक है। तो डे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में ये आता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2011 में लॉन्च हुआ था पहली बार, बाद में इसके कई नाम बदले गए, तो जो ये लेटेस्ट नाम है ना ये 2016 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसका मेनली क्या काम है, टू रिड्यूस्ड पॉवर्टी बाय एनेबलिंग पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, वुमेन। मेनली क्या है कि देखिए इसका मेन पर्पज बहुत सिंपल से बता रहा हूँ हिंदी में, चुपचाप समझ लीजिएगा इसको। ये इसका मेनली काम है दो चीज़, क्या, वुमेन एम्पावरमेंट, जो मतलब इसका मेन टारगेट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, सर ठीक है। और दूसरा क्या काम है, पावर्टी एलिविएशन, ठीक है, इसको हटाना, ठीक है। कैसे हटाएंगे आप, सर हम फोकस करेंगे, तब एक फोकस करेंगे, किस पे करेंगे, किस पे फोकसिंग, किस पे, पहला सर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है, एक सतत रोजगार देंगे,
ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इस पे हम ध्यान देंगे। वेरी गुड। तीसरा क्या करेंगे? तो सोशल मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन कैसे करोगे? थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG के थ्रू। ठीक है, तो ये मेनली नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत ये स्कीम है। इसका मेन पर्पज क्या, मैंने आपको वो बता दिया। जिसमें इम्पोर्टेंट था जानना वो क्या था कि इथोपिया ने इसको अडॉप्ट किया। कौन सा देश? इथोपिया। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। CAG, भारत CAG का नाम आप लोग सुना होगा कई बार। ठीक है, तो इसका मेनली पर्पज़ क्या, CAG होता कौन है, मैं आपको बता दूं। इसके फुल फॉर्म जान लीजिए आप। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये आर्टिकल 148 में इसके बारे में दे रखा है। आर्टिकल 148 में आपके इसके बारे में दे रखा है। ये जो पोस्ट है, अच्छा मेनली क्या होता है कि भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है, खर्च किया, ठीक है, मान लीजिए ये खरीदा, 10 रुपया समोसा खरीदा, 10 रुपये का बिस्किट खरीदा, ठीक है, 5 रुपये का कुछ खरीदा, तो सब खरीदा, इतना मेरा खर्चा कितना किया मैंने, 25 रुपया मेरा इतना खर्च हुआ। ठीक है, अब इसकी ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग होती है मतलब इसको चेक करा जाएगा क्या इन्होंने सही तरीके से खर्च किया है। ठीक है, सही तरीके से खर्च किया, ऐसा तो नहीं कि 10 रुपये का बिस्कुट की जगह 20 रुपये का बिस्कुट पैसा दे के थमा दिया हो, तो ज़्यादा दे दिया हो पैसा। ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव मनी पैसा ज़्यादा दे दिया हो या पैसा गलत जगह दे दिया हो। तो ये सब चीज़ों को भी ऑडिट किया जाता है। कौन करता है? CAG करता है इस ऑडिटिंग। अच्छा, ये पोस्ट जो होती है, ये पद है, ये पद कहाँ से लिया गया है? UK से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। लेकिन मैं आपको एक अंदर बता देता हूँ, अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, 2 न्यू कैडेट्स क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। UK और इंडिया के CAG में एक अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भारत का CAG है ना, उसके पास सिर्फ ऑडिटिंग की ताकत होती है। ठीक है, और जो UK का है ना, ये कंट्रोलर की भी ताकत होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग दोनों की ताकत होती है। भारत के CAG का नाम तो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन सिर्फ ऑडिटर का ही मेन पावर है। इसका कंट्रोलर का पावर भारत के नहीं है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है जो UK में, जो यूनाइटेड किंगडम में जो CAG है, वो ये भी बताता है कि कहाँ खर्च करना है, तुमने सही से खर्च किया कि नहीं किया, ये ऑडिटिंग का काम कर होगा। लेकिन तुम्हें कहाँ खर्च करना चाहिए, ये कंट्रोलर की भी पावर CAG देता है। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सरकार को नहीं बता सकते कहाँ खर्च करो। जो तुमने खर्च किया क्या सही तरीके से किया कि नहीं किया, ये तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे, इसको तुम हमको नहीं ज्ञान दे सकते हो। तो ये भारत के CAG की पावर कम होती है। अगर आप ये पूछ लिया जाए कि जो द CAG इन इंडिया ये हैज़ लेस पावर देन CAG इन UK, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड, जो भी लिख के आ जाए, तो आप कह दीजिएगा यस। ठीक है, तो भारत के CAG के पास कंट्रोलर की ताकत नहीं होती है। ठीक है, कंट्रोलर इसकी ताकत नहीं होती है। ठीक है, तो मेनली CAG ने क्या किया है इस बार, जो भारत के CAG ने, इन्होंने एक न्यू कैडर बना दिया है। ठीक है, 2 न्यू कैडर क्या बना दिया। पहले सब अधिकारी एक ही तरीके से काम करते थे, कोई कुछ बता रहा हूँ क्या। 2 कैडर पहले जान लीजिए, एक CRA, दूसरा CEA। CRA क्या है? सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट। ठीक है, इसका क्या है? सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, तो कुछ अधिकारी होंगे जो CRA के कैडर में आएंगे, CRA अधिकारी कहलाएंगे, जो भारत सरकार को जो रेवेन्यू, जो भारत सरकार का पैसा आ रहा है, ठीक तरीके से कहाँ से आ रहा है, जितना आ रहा है क्या ठीक आया कि नहीं आया, कि कम आया ज़्यादा, ये चेक करेंगे। और कुछ अधिकारी होंगे जो CEA में होंगे, ये अधिकारी चेक करेंगे कि अरे यार जो पैसा खर्च किया जा रहा है ठीक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यही मेनली CAG ने अपने 2 न्यू कैडर्स बना रखे हैं। ओके, तो यही एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसकी, और ज़्यादा कोई इसमें कुछ नया है नहीं। इसके कुछ आर्टिकल्स के बारे में बता दूं। CAG के आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक दे रखा है। भारत में एक CAG होगा, ये इसको आर्टिकल 148 में कहा गया। ठीक है,
सीएजी की ताकत क्या होगी, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़, यहाँ सीएजी होगा, हाँ ये उसकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शन, ठीक है, सॉरी पावर्स के बारे में, ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में 149 में पता चलता है। 150 में पता चलता है किस प्रकार के अकाउंट को ये वो करेगा, चेक करेगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट को ये चेक करेगा। 151 में बताता है जो ये सीएजी है ना सर, आपका सीएजी ये सभी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा सेंट्रल का रिपोर्ट, और स्टेट के रिपोर्ट को गवर्नर को देगा, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है ना, यूपी का बजट, ये भी सीएजी ही चेक करता है, जो सेंट्रल वाला है। और इसी ने कहा था यूपी का जो बजट है 17,000 करोड़ का सरप्लस है, सबसे बेस्ट बजट बताया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज था, अब बीमारू राज के श्रेणी से निकल चुका है अपना यूपी, ठीक है। तो यूपी 17,000 करोड़ का सरप्लस बजट है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अगर कोई फीडबैक देना हो या कुछ भी आपको बताना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।